कहाँ थे रे अपन? घुसुंडी शिलालेख। है क्या हो गया? नौजवानों, चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या पढ़ रहे थे बेटा अपन? खरपतवार विज्ञान शुरू किया कि नहीं अभी? परिभाषा लिखवा दी। ऐसे पौधे जो बिना उगाए उगाते हैं और लाभ की तुलना में हानि पहुंचाते हैं, खरपतवार के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि वो जो क्वेश्चंस तुम लिख रहे थे, लिखे कि नहीं लिखे? लिख लिया करो यार। मैं ऐसे हाथ जोड़ के फोटो दे दूं तुमको, तुम घर पे लगा लेना कि मार साहब हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरे बाप लिख ले यार। है? बताओ। लो मेरा डांस देख लिया, सब भूल गए। वाह भाई वाह। तो ये सब भेरू डांस करता हूँ क्या मैं? है? चलो तुम्हारा तो मौका ही नहीं मिला यार, क्या कर सकते। यहाँ भी पार्शलिटी। चलो चले आगे। क्या लिखा परिभाषा में? ऐसे पौधे जो बिना उगाए उगाते और लाभ की तुलना में हानि पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। अब देखो दो चीजें हैं, एक है नोटिफाइड या नॉमिनेटेड वीड और एक है रजिस्टर्ड वीड, है ना? तो लगभग 30,000 प्रकार के पौधों को विश्व में खरपतवार के तौर पर नामांकित किया गया, नॉमिनेटेड किया गया, है ना? पर उसमें से पंजीकृत खरपतवारों की संख्या 18,000 है। ये पूरे राजस्थान में कोई नहीं पढ़ा था, पर यह प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा हुआ ऑलरेडी। नहीं समझे? तो ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है? लिखो। 30,000 प्रकार के पौधे, 30,000 प्रकार के पौधे खरपतवारों के रूप में नामांकित किए गए। 30,000 प्रकार के पौधे खरपतवार के तौर पर नामांकित किए गए हैं। WWE लिख दिया उसने, बताओ। अरे भगवान। है? चले आगे। चलो, ये ऑनलाइन वाले क्या कहना चाहते थे? कमेंट मत करा करो यार बेटा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम कब होगी? 8 मार्च 2026, मेरे बर्थडे पे। घनश्याम की तरफ से नमस्ते सर। घनश्याम खुद ही लिख रहा था। क्लास बंद हो रही, ये बड़ी समस्या है यार ऑनलाइन वालों के, बेचारों क्लास बंद होती है बार बार है। सर कैमरे की सेटिंग सही करो। सेटिंग नहीं होता, सेटिंग होता है। हाँ, तो अपन ने खरपतवार, ये क्या हो गया भाई? लिख रखा है? मैंने तो लिखवाया नहीं। बताया था तुमने, लिख लिया। शाबाश। चलो
ये तो तेरा ही नाम होगा ना घनश्याम? है? अच्छा, रिकॉर्डिंग लिखा आ रहा है यूं? पता नहीं क्या कहना चाहता है। सर जी फिर से बंद हो रही है, क्लास रुक रही है, क्लास रुक रही है, वॉइस रुक रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे, उस ऐप से एक बार बाहर निकल जाओ, फिर अंदर आ जाओ वापिस। महेश जी, जो बुला ला यार। अरे इसमें तो रोज बेचारे वो तो पढ़ ही नहीं पा रहे कि यार, उनकी भी अपनी पर्सनल समस्या है। अब मैं अटकने से तो रहा। यार ये देखो ना, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि क्लास अटक रही है, ना दिख नहीं रहा, ना आवाज नहीं आ रही, ना ऊपर जाओ थोड़े। हैं? कैमरे में प्रॉब्लम है? आपके मोबाइल में दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। एक मोबाइल में सही चल रही है मतलब सब में सही चलेगी? रियल में अटक रही है? रियलमी में अटक रही है तो आईफोन खरीद ले। हेलो 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 हेलो। सही तो आ रहा है यार, क्या दिक्कत है इसमें है? हाँ, रियलमी में ये देख बेटा, एक से ये देख, रुक जा, ध्यान से देख, बढ़िया देख, मैं इधर जाऊंगा और इधर जाऊंगा, है ना? देख सब ठीक ठीक आ रहा है। अब सही है, मतलब मोबाइल चालू कर दिया तो सही है। ये भी बढ़िया काम है यार। बताओ। चलो चले आगे। हाँ, अब देखो, वास्तव में अगर देखा, एक ऋषि मुनि थे अपने यहाँ, चरक, पता है तुमको? आयुर्वेद में बहुत बड़ा नाम है उनका। तो चरक के गुरुजी ने उनको कहा कि अब तुम्हारी पढ़ाई, उनकी जो बेच थी पास आउट हो गई गुरुकुल वाली। तो उन्होंने सब बच्चों से कहा कि फाइनल एग्जाम होगा, अगर तुम पास हो गए तो सबको बीएससी एग्रीकल्चर दे दूंगा मैं। अगर आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे और फेल हो गए तो फिर वापस पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने, गुरुजी ने कहा कि जाओ सब बच्चे, और इस दुनिया में वो पौधा ढूंढ के लाओ जो किसी काम का नहीं है। एक गया तो 5 मिनट में वापस आ गया। बोले ये लो, गुरुजी ने कहा चल रिपीट। फिर दूसरा गया, उसको 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ऐसे। चरक 3 साल बाद वापिस आए, खाली हाथ, और बड़ा निराश उदास के गुरुजी यार मैं तो फेल हो गया, मतलब ढूंढते ढूंढते 3 साल हो गए, मैं तो रिपीट हो जाता तो पास हो जाता शायद। तो गुरुजी ने कहा खाली तू ही पास हुआ है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसका कोई उपयोग नहीं है। अनयूजफुल जो है प्रकृति खुद ही हटा देती है। पर फिर भी हम कह सकते हैं कि हमारे किसानों को जो नुकसान पहुंचाते हैं वो पौधे खरपतवार कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? जब वो वहां उग रहे हैं जहां उनको नहीं उगना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे पौधे जो गलत जगह पे हैं वो खरपतवार क्या है? खरपतवार। तो अवांछित पौधे, तो खरपतवार किसी विशिष्ट पौधे का नाम नहीं है, पौधे की स्थिति खरपतवार बनाती है उसको। क्या बनाती है? जिसको जहां नहीं होना चाहिए उसको वहां। गाजर घास से कैंसर का इलाज संभव बेटा, अभी चल रही है खोज, है ना? गाजर घास से निमेटोड का नियंत्रण होता है, अभी पढ़ाऊंगा मैं। चलो चले आगे। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे खरपतवार विज्ञान, और इस खरपतवार विज्ञान चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके लाभ, हानियां, विशेषताएं। क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? लाभ, हानियां, विश खरपतवारों का प्रवर्धन। कितनी चीजें हो गई? 1 2 3 4 5, है ना? इसके बाद हम पढ़ेंगे खरपतवारों का वर्गीकरण। ये सभी चीज मिलके कहलाएगी खरपतवार विज्ञान का परिचय। क्या कहलाएगी? है ना? दूसरा पार्ट है इसी चैप्टर का, खरपतवार का प्रबंधन। क्या नाम है पार्ट का? खरपतवार का प्रबंधन।
प्रबंधन में हम क्या देखेंगे? निरोधात्मक उपाय, फिर खरपतवारों का नियंत्रण। नियंत्रण कितने प्रकार का देखेंगे? भौतिक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण, है ना। इन दोनों को एक साथ ही पढ़ते हैं अपन, हमेशा अलग अलग टुकड़े नहीं करते हैं इनके, तो इसको एक ही कर देता हूं मैं, भौतिक या यांत्रिक नियंत्रण। ठीक है। दूसरा होता है कृषित नियंत्रण, कृषि क्रियाओं में बदलाव करके खरपतवारों की जनसंख्या को कम करना। तीसरा होता है रासायनिक नियंत्रण, और चौथा होता है जैविक नियंत्रण। कितने नियंत्रण हो गए बेटा? 4 प्रकार के नियंत्रण हो गए। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं उन्मूलन, जिसको इरेडिकेशन कहते हैं। इस प्रश्न का वो जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है जेईटी 2019 में, कि किसी क्षेत्र से खरपतवारों की संपूर्ण जनसंख्या को नष्ट करना क्या कहलाता है? इरेडिकेशन। ठीक है। और एक आता है IWM, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, समन्वित या समेकित खरपतवार प्रबंधन। और इस तरह से चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम कुछ रसायन देखेंगे जो अलग अलग फसलों में अलग अलग स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, उनकी मात्रा वगैरह की जानकारी अपन इसको चार्ट के माध्यम से समझेंगे। शाकनाशियों का जो वर्गीकरण है उसको भी अपन चार्ट के माध्यम से समझेंगे। और ऐसे ये जो चैप्टर है अपना लगभग लगभग 10 एक दिन चलेगा, है ना। 10 क्लासेस, है ना। कर दूं शुरू कि नहीं? पक्का? अब जब कभी गलती से तुम अगर किताब पढ़ोगे अपनी, तो उसमें खरपतवारों के 21, 22, 23 लाभ लिखे हुए हैं। कितने लिखे हैं? पर जब पढ़ने जाते हैं तो समझ में तो आ जाते हैं, पर फिर कोई कहे कि चल बता 23 लाभ कौन से है, तो याद नहीं आते, है ना। तो अगर क्वेश्चन हल हो रहा है इसका मतलब अपने को याद है, अगर क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है इसका मतलब अपने को याद नहीं है, पर फिर भी इसको पढ़ना तो है ही अपने को। तो अपन देखेंगे खरपतवारों के लाभ। अब इन लाभों को मैं क्या कर देता हूं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता हूं। ठीक है। जैसे पहला टुकड़ा मैंने बना दिया औषधि के रूप। किसके रूप में बेटा? औषधि के रूप में। तो आयुर्वेद में हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे पौधों के नाम लिखे रहते हैं जिसको हम एग्रोनॉमी में खरपतवार मानते हैं। आयुर्वेद में तो औषधि है और एग्रोनॉमी में खरपतवार, है ना। जैसे धतूरा, आयुर्वेद में कई बीमारियों के इलाज में धतूरे का प्रयोग किया जा सकता है। भृंगराज, सफेद क्या बोलते हैं इसको, सत्यानाशी, या गोखरू, या मकोय। तो ये एग्रोनॉमी के लिए तो क्या है? खरपतवार है। पर आयुर्वेद के लिए क्या है? औषधि। बाबा रामदेव का कोई भी डब्बा ला के पढ़ना, उस पर वानस्पतिक नाम लिखे, तुम कहोगे तो खरपतवार विज्ञान में पढ़ा हमने, है ना। अच्छा मुझे बताओ कि जो अभी राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ बनाया गया? जबलपुर में। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने को याद रखना है ना, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान निदेशालय। अब औषधि के रूप में देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं तुम्हारा फेवरेट पेरा, क्या नाम है बेटा? ल्यूकस अस्पेरा। मैं थोड़ा ये पढ़ाऊंगा, फिर थोड़े वानस्पतिक नाम बताऊंगा, फिर थोड़ा ये पढ़ाऊंगा, फिर थोड़ा वानस्पतिक नाम। ठीक है। तो ये ल्यूकस अस्पेरा, इसका प्रयोग किया जाता है सांप काटने में, इलाज करने पर, है ना। अब ये मत पूछना कि कैसे करते हैं, मैं कोई सपेरा थोड़ी हूँ, एग्रोनॉमी का टीचर हूँ, है ना। कई बच्चे आ जाते हैं सर वो कैसे करते हैं ये बता दो। दूसरा आता है गोखरू। गोखरू का नाम सुना है तुमने? ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस। गोखरू का प्रयोग किया जाता है किडनी स्टोन में। किडनी स्टोन किसको कहते हैं? हाँ? अंग्रेजी में लिखोगे हिंदी में लिख दो? दोनों में आते हैं क्वेश्चन। पथरी के उपचार में किया जाता है। ठीक है। फिर एक और इसी गोखरू का प्रयोग किया जाता है प्रजनन रोगों में। किसमें किया जाता है? प्रजनन रोग। इसलिए इसको तृतीयक शिलाजीत कहते हैं। किसको? गोखरू को किस नाम से जाना जाता है बेटा? तृतीयक शिलाजीत। तो प्रश्न आता है तृतीयक शिलाजीत की संज्ञा किसको दी गई है? गोखरू को दी गई। फिर आता है आपका स्ट्राइगा। स्ट्राइगा का प्रयोग होता है मधुमेह के इलाज में। मधुमेह किसको कहेंगे बेटा? शुगर की बीमारी होती है ना, डायबिटीज।
डायबिटीज के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? स्ट्राइगा का। इसके अलावा मकोए, मकोए का प्रयोग किया जाता है लिवर टॉनिक के रूप में। और लिवर की बीमारी कौन सी है बेटा? जॉइंडिस। जॉइंडिस को हम कहते हैं पीलिया रोग। तो पीलिया रोग में कौन सी दवाई का प्रयोग किया जाएगा? मकोई की। मार्केट में 2 टॉनिक आते हैं, लिव 52 और लिवरजिन। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि लिव 52 और लिवरजिन जैसे लिवर टॉनिक जो है वो किस खरपतवार का प्रयोग करके बनाए गए? सत्यानाशी का तेल, त्वचा रोगों के उपचार में काम में आता है। सत्यानाशी खा लो तो ड्रॉप्सी रोग हो जाएगा, पर उसका तेल चुपड़ लो तो दांत घास खुजली समाप्त हो जाएगी, है ना? तो बाहरी उपयोग के लिए तुम कभी भी क्रीम लेके आते हो, उस पर लिखा रहता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, मतलब केवल शरीर के बाह्य भागों में इसका प्रयोग करना है ना? खाना वाना नहीं है। और एक आता है वायुसुरी, इसका प्रयोग किया जाता है श्वसन संबंधी रोगों में। देखो एक बुक आती है टी के दास, है ना? वो इतनी डीप और डिटेल में है कि आदमी के जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो भी भटक जाते हैं। जैसे गेहूं का नकलची खरपतवार क्या है? गेहूं सा। उसमें गेहूं सा और हिरणखुरी दोनों लिखा है। अब आधी परीक्षाओं में तो दोनों ऑप्शन एक साथ ही लिखे रहते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाए। समझे कि नहीं? जैसे गेहूं का आपत्तिजनक क्या है? हिरणखुरी। उस ठीके दास में लिखा है कि हिरणखुरी तो आपत्तिजनक है ही है, गेहूं सा भी आपत्तिजनक है। अब अपन तो 4 ऑप्शन में ही कंफ्यूज होते रहेंगे, जिंदगी गुजर जाएगी। तो अपने को इस लेवल को क्रॉस कभी भी नहीं करना है। अब सुपरवाइजर का पेपर बनाने वाला जो आदमी है उसके लिए तो गेहूं सा, नकलची और हिरणखुरी आपत्तिजनक है, इतना ही पूछेगा, ऐसे ही ऑप्शन बनाएगा। और ऑप्शन दोनों ही देगा, वो हिरणखुरी भी दे देगा, गेहूं सा भी दे देगा। फिर अपन लड़ते रहेंगे उससे, और वो मानता नहीं, कलकत्ता लगा देता है, तो फिर सही करके मानता है। तो इसलिए वो जो पूछेगा वो पढ़ेंगे, है ना? उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है कभी भी। ये इतना खुश रहता है पता नहीं क्यों। तू कहाँ चले गया था भाई? घर पे? तो कल प्रोग्राम के चक्कर में आ गया तू है? ए बेटे, डांस देखने के हिसाब से मैं मजाक करता हूँ, तू सीरियस मत लेना। मैं किसी के पर्टिकुलर मजे, मैं किसी को भी छेड़ता रहता हूँ, ठीक है? ऐसे क्लास में माहौल बना रहता है, नहीं तो तुम कहोगे कि नींद आ रही है, तो ऐसे मजा नहीं आएगा फिर। सब ठीक है घर पे? पारिवारिक समस्या हल हो गई तेरी? गुड। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलती रहती है समस्या। देख मैं बता दूं, मेरे पापा जो है ना, वो पैरालाइज है, 2.5 साल हो गए उनको। मतलब वो करवट भी नहीं बदल पाते कुछ। तो अगर मैं उस बात का दुख ले लूं तो मैं खड़ा भी नहीं रह पाऊं यहाँ, क्योंकि कोई अपने बाप को ऐसे कैसे देख सकता है? आ गया कि यार ये भी जिंदगी का हिस्सा है, चलने तो क्या दिक्कत है। 8 घंटे इधर काम करेंगे, 6 घंटे उधर कर लेंगे, बाकी है ही घर में लोग, और बस और क्या। उनको ही खुश रखते हैं। हम तो टीवी दिखाते, कपिल शर्मा शो देखते हैं, उनको समझ में कुछ नहीं आता हालांकि, पर अब क्या करें, दिखाना है तो अपने पिताजी है। तो इससे बड़ा दुख तो नहीं है तेरी जिंदगी में। हाँ चल, क्या कर सकते हैं, उनके जीवन पूरी जिंदगी जी ली उन्होंने। 55-60 साल की उम्र है उनकी। उनको टीवी दिखाते हैं, वो ऐसे ही देखते हैं, फिर उनका ध्यान उधर से घुमा के टीवी तक लाना पड़ता है, फिर आंख बंद कर लेते हैं। मतलब उनका दिमाग क्या सोच रहा है, उनको क्या समझ में आ रहा है, कोई भी नहीं जानता, डॉक्टर भी नहीं जानते। समझ रहे हो कि नहीं? वो 24 घंटे भी सो सकते हैं अगर नहीं उठा हो तो ऑलमोस्ट कोमा में है, पर हाँ चलते फिरते हैं, अगर सहारा दो तो। खाना खाते हैं, काम सब चल रहा है। मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो अति आवश्यक है वो तो सक्रिय है, बाकी जो बाहर से सीखा वो सब भूल चुके हैं। है? छोटा भाई है ना, वो तो परिवार के साथ रहता हूँ मैं, अकेले थोड़ी लेके रहता हूँ। शाम को मैं चले जाता हूँ, 1-2 लड़के रख रखे काम करने के लिए, 8-8 घंटे 2 ड्यूटी है उनकी, 20-20 हजार तनख्वाह लेते हैं। 3-4 घंटे तो एक्सरसाइज कराते हैं। मैंने कहा इतने तो स्वस्थ थे तब नहीं करी उन्होंने जिंदगी में।
तो दुख नहीं है, सब हंसी खुशी का माहौल है, हम तो बढ़िया एंजॉय करते हैं चीजों। ठीक है, अब जो हुआ सो हो गया, और क्या। उन्होंने ज्यादा लोड ले लिया दिमाग में, पता है, उनकी नसें फट गई दिमाग की, अंदर ही अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, खून के थक्के जम गए दिमाग। जब लोड लेने का समय था, जब जमीन बेच दी 3-4 गांव की, तब तो लोड लिया नहीं, अब लिया बुढ़ापे में, जब तीनों बेटे कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए, तब लोड आ गया उनके दिमाग। तो जिंदगी है, कभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तो कहता हूँ ज्यादा लोड नहीं लेना। हाँ, तुम्हारा ब्याह होगा। हाँ, आना जाना लगा रहता है। अब मैं नानी माँ मर गई तो सब रो रहे भैंगा, मैंने कहा देखो भाई, 88 ईयर ओल्ड, कितने साल हो गए नाना जी को, नाना जी की डेथ हुई 2017 में, उसके बाद 2025, मतलब 8 साल तो नाना जी को जाए हो गए, तब जाके तो ये, और वो 2-3 महीने से उनकी हालत भी ऐसी थी। हाँ, और क्या रोना है यार, वो वापिस आ जाएगी। उनकी आत्मा जाएगी नहीं वापिस, इधर ही रह जाएगी घर परिवार में। क्या रोना, खुशी मनाओ, क्या दिक्कत है, पूरी जिंदगी जी ली, इतने बच्चे, 3 बेटियां, फिर उनके कुल मिला के 4, 3 7 और 3 10 उनके, और अब तो उनके भी हो गए सब। हाँ, मेरी जो बड़ी मासी है वो है 65 साल की, रिटायरमेंट हुए 5 साल होगा। उनकी बेटी है लगभग लगभग 47-48 साल की। उनका जो बेटा है वो है 28 साल का, उसकी शादी हो गई, हाई कोर्ट इंदौर में बैठता है वो, है ना। अब 1-2 साल और रुकती तो उसके ही छोर छोरी हो जाता। और कहाँ था, कितनी लंबी चलाओगे भैया। ठीक है, रो लिए 2-5-10 मिनट, ठीक है, और वो 10-12 दिन रोती है औरतें, पता नहीं क्या, एक दूसरे को यूं ढक के, पता नहीं हूं करती भगवान। चलो चले आगे। हाँ, वहाँ नियम है 10-12 दिन रोने का, मालूम, टाइम से सुबह 8 बज गई क्या, अरे ये क्या सिस्टम है यार। अच्छा, उधर से तो महिला आती है, 4-5-10 के झुंड में ही, है ना, फिर क्या कहती, इधर रख देते अपन तो, इधर रख दिया जैसे ही, और जैसे ही वो दरवाजा बजाया, अंदर से दरवाजा खोलते ही, मैंने कहा ये बढ़िया काम है यार, अभी तो चप्पल की चिंता थी, अचानक नानी जी याद आ गई इनको। चलो, तुम यार मेरी पढ़ाई नहीं करवाने देते हो। चलो, सबसे पहला किस रूप में प्रयोग होता है बेटा, औषधि के रूप में, है ना। औषधि के रूप में सांप काटने पर किसका करेंगे, गुम्बाक। प्रजनन रोग और पथरी के उपचार में गोखरू। मधुमेह के उपचार में स्टाई का। लिवर टॉनिक के रूप में मकोए का। त्वचा रोगों के उपचार में सत्यानाश। और श्वसन रोगों में वायुसूरी का प्रयोग करेंगे। याद रहेगा, भूल जाओगे। चलो, अब मानव खाद्य पदार्थ के रूप में, मतलब भोजन के रूप में प्रयोग हो सकता है क्या, किसका होता है बताओ। देखो, बथुआ की सब्जी बनाते हैं अपन, क्योंकि बथुआ में क्या ज्यादा होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस, क्या ज्यादा होता है ना। इसलिए बथुआ की कुछ किस्में जो सब्जी के रूप में भी खेतों में उगाई जाती है। पर बथुआ वास्तव में देखा जाए तो एक खरपतवार है, C3, और 1 वर्षीय खरपतवार। कैसा है, C3 और 1 वर्षीय खरपतवार। एक बथुआ आता है और एक चौलाई, है ना। चौला अलग चीज है और चौलाई अलग चीज है, बात अपने को ध्यान रखना। चौला मतलब काउपी, है ना, विग्ना साइनेंसिस, विग्ना अंजिकुलेटा। और चौलाई मतलब एमेरेंथस स्पीशीज। दो तरह की, कटेली चौलाई और जंगली चौलाई। तो यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, चौलाई की। तो बथुआ, चौलाई, और भी बहुत सारे खरपतवारों की सब्जी बनाते। एक लेथायरस भी तो खाते हैं ना, तिवड़े की दाल खा जाते हैं लोग, है ना। तो लेथायरस का प्रयोग भी दलहन फसल के रूप में किया जाता है। लेथायरस खेसारी दाल, दलहनी फसलों में पड़ेंगे अपन, उसकी केस में बायोएल 212, जिसकी खेती की जा सकती। तो ये भोजन के रूप में हमने, अब पशुओं के खाद्य पदार्थ के रूप में भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो इंसानों का खाना और पशुओं का खाना। अब पशुओं के खाने में किसका प्रयोग करेंगे, देखो बताओ। दूब घास खा सकते हैं क्या, अंजन घास, और भी बहुत सारे खरपतवार, लगभग कुछ एक को छोड़ के सभी जो विदेशों से भारत में आए हैं उनको अपने पशु नहीं खाते, क्योंकि वो इनके
इकोलॉजी का हिस्सा ही नहीं है, वो तो बाहर से आ गए, इसलिए नहीं खाते। जो भारत में उगते हैं वो सब खाते, जैसे लेंटाना कैमरा विदेशों से आया, उसको नहीं खाते पशु, है ना। गाजर घास को भी नहीं खाते, क्योंकि विदेशों से उनकी इकोलॉजी, उनके जो ब्रेन ट्रेनिंग है 5,000 10,000 साल से, उसमें है ही नहीं वो चीज, तो वो खाते ही नहीं उसको। समझे कि नहीं। जैसे अभी तुम बैठे हो यहाँ, केकड़ा ले आए अपन मलेशिया से, तुम खा जाओगे क्या? नहीं खाओगे, वो तो कूद कूद के खाते, मेंढक खा जाते हैं तल के फ्राई। तो अपनी इकोलॉजी में नहीं है, इसलिए अपन नहीं खाते हैं। चलो। अरे फिर क्लास अटक रही है, इसका क्या करे बेटा? फोन लगाओ, रॉयल के नंबर है ना तुम्हारे पास, उस नंबर पे फोन लगाओ और बोलो कि सर क्लास अटक रही है, हमसे पढ़ते नहीं बन रहा है। चलो, पशु चारे के रूप में हो गया। अब मृदा के भोजन के रूप में, इसका मतलब क्या है? या तो अपन खाद के रूप में प्रयोग करेंगे, या तो अपन कंपोस्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। ये दोनों ही खाद है जो मृदा की उर्वरता बढ़ाती है। तो अपन खाद के आगे क्या लिख देंगे? हरी खाद के रूप में किसका प्रयोग किया जा सकता है? जो दलहनी कुल के यानी लेग्यूमिनेसी खरपतवार है, जैसे सेंजी, तो सेंजी का प्रयोग कायम कर सकते हैं हम लोग हरी खाद के रूप में, क्योंकि ये भी लेग्यूमिनस प्लांट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। कंपोस्ट के रूप में हम जल कुंभी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? जल कुंभी का प्रयोग करते हैं। तो मानव भोजन के रूप में, पशु चारे के रूप में, हरी खाद के रूप में, और कंपोस्ट के रूप में। इसके अलावा मुझे बताओ, छत बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, कांस का प्रयोग किया जाता है। इसी कांस का प्रयोग जो है ना, नोबल गन्ने के विकास में किया गया। किसके विकास में? नोबल गन्ने के विकास में किस खरपतवार का प्रयोग किया गया? इसको कहते हैं पादप प्रजनन में प्रयोग करना। पादप प्रजनन में खरपतवारों का प्रयोग किया जा रहा है। हम चाहते हैं खरपतवारों के अंदर जो रोग प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी गुण है, वो कायम आ जाए, फसलों में आ जाए, है ना। जैसे अपन ने देखा, सब खरपतवारों में ज्यादा कीड़े मकोड़े, बीमारियां नहीं लगती, लवणिक क्षारीय मृदा में उग जाते हैं। तो वो सब गुण अपने किस में चाहिए? खरपतवारों में, है ना। तो कांस का प्रयोग किया गया कीट प्रतिरोधी गन्ना, जिसको हम क्या कहते हैं? नोबल गन्ना, उसके विकास में, है ना। दो वैज्ञानिक थे, बार्बर और वेंकट रमन, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। जो पहले पुराना जमाने का गन्ना होता था, सेकेरम ऑफिसिनेरम, जिसमें शर्करा की मात्रा ज्यादा होती थी, उसका छिलका कमजोर होता था, तो उसमें आसानी से कीड़े छेद कर देते, अंदर घुस जाते, खराब कर देते। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कांस में तो कीट नहीं लगते और गन्ने में कीट लगते हैं। तो उसने उस नोबल केन, जिसको हम सेकेरम ऑफिसिनेरम कहते हैं, उसका क्रॉस करवाया सेकेरम बारबेरी से, सेकेरम रोबस्टन से, सेकेरम स्पॉन्टेनियम से, और फिर एक कीट प्रतिरोधी गन्ना तैयार किया, जिसका नाम क्या रखा? नोबल गन्ना। तो ये लिखेंगे अपन, गन्ना पढ़ेंगे तब। यहाँ क्या लिख देंगे? किस्मों के विकास में किसका प्रयोग किया गया? कांस का। तो छत बनाने में कांस का, नोबल गन्ने के विकास में भी किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? कांस का। अब और आगे चलते हैं। आता है, आता है, मैं दिखा दूंगा। गन्ने में पुष्पन एरोइंग कहलाता है, पुष्पक्रम का निकलना परिपक्वता का संकेत, है ना। चलो, अरे यार, तुम आपस में कितनी बात करते हो। चलो, तो छत बनाने में किसका प्रयोग कर लिया अपन ने? कांस का। नोबल गन्ने के विकास में भी किसका प्रयोग कर लिया? कांस का। अब तुम एक बात बताओ, जैसे मान लो प्रदूषण हो रहा है कहीं, तो प्रदूषण सूचक के रूप में भी खरपतवारों के पौधे काम करते हैं। सूचक पौधा किसको कहते हैं? जो किसी कमी की या किसी की उपस्थिति की लक्षणों की सूचना देते कि यहाँ ये चीज है ना। तो इसमें तीन नाम आते हैं: बथुआ, स्टेलेरिया और जंगली सरसों। बथुआ, प्रदूषण की सूचना देने वाले पौधे। इसके अलावा अगरबत्ती बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? मोथा का किया जाता है। मोथा एक सुगंधित पौधा है। कैसा है बेटा? सुगंधित पौधा। मोथा दो प्रकार का होता है, एक सफेद मोथा और एक बैंगनी मोथा, है ना। तो मोथा सुगंधित पौधा है। इसके बारे में अपन बात करते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है अगरबत्ती बनाने। अच्छा, धार्मिक कार्यों में और किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ,
धार्मिक कार्य में किसका प्रयोग किया जाता है? दूब घास किसको चढ़ाते हैं? गणेश जी को। और धतूरा और आक है ना, शंकर भगवान ने। धतूरा आक, और भी पता नहीं, तुम तो क्या क्या ही चढ़ा दो, भांग वांग, भगवान को समझ ही क्या रखा है तुमने। चलो, तो सुगंधित पौधा हो गया, मोथा, धार्मिक कार्य हो गया, और क्या बच गया अपने पास? बाड़ के रूप में, बाड़ समझते हो? फेंसिंग, खेत के चारों ओर बागड़ लगाते हैं ना, उसके रूप में किसका प्रयोग कर सकते हैं अपन? झरबेरी का और नागफनी का, ताकि अवांछित पशु या मनुष्य खेत में प्रवेश नहीं कर पाए, तो बागड़ लगा देते हैं। और क्या बच गया, है ना? कांसनी का प्रयोग, ये तो उधर मानव भोजन में ही लिख दूं क्या मैं ले जाके? इधर लिखा था ना अपन ने, है? हाँ हाँ, तो इंसान ही तो पिएगा ना कॉफी, के बकरी को पिलाएंगे अपन, है? है ना? तो कॉफी का स्वाद कौन बढ़ाता है ना? कांसनी का प्रयोग किया जाता है। कांसनी द्विवर्षी खरपतवार। चलो, फिर यहां से हटा देता हूं मैं इसको। और बच गया निमेटोड नियंत्रण में किसका प्रयोग किया जाता है? निमेटोड नियंत्रण में गाजर घास का प्रयोग। तो मेरे हिसाब से तो हो गए होंगे 23 के, नहीं हुए अभी? है 22 है? काय के लिए? वो सेंजी हरी खाद लिख दिया ना, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर दिया, बस इतना ही है। चलो गिन लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6। ओए भाई, ओए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ही हुए तो, है? सजावटी पौधे के रूप में क्या लेके आए थे अपन, पर अब उनका प्रयोग नहीं करते हैं सजावटी में ना, लिख भले ही लेते हैं अपन। तो 1809 में तो क्या लेके आए अपन? लेंटाना। और 1810 में आया जलकुंभी, वॉरेन हेस्टिंग की बीवी लेके आई, है? सजावटी पौधे में, हाँ, मिट्टी के कटाव को रोकना। खास करके कौन सी घास सबसे ज्यादा प्रमुख, कौन सी है? दूब घास। और क्या लिखा है देखो, खत्म। तो ये ऐसे बहुत सारे हैं, ये एक साथ याद नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन देख के याद आ जाएंगे कि कौन का कहाँ करते हैं, ये अपने समझ में आ जाए एक ही बार में। मधुमेह के उपचार में किसका करेंगे? स्ट्राइगा का। और प्रजनन रोगों के उपचार में, और पीलिया रोग के उपचार में मकोए का, है ना? धार्मिक कार्यों में दूब घास का और धतूरा और आग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे हानियां। क्या पढ़ेंगे बेटा? हानियां। अब हानियां कैसे पहुंचाते हैं खरपतवार? तो सबसे पहले तो वो करते हैं प्रतियोगिता। क्या करते हैं? फसलों से प्रतियोगिता करते हैं। फिर दूसरा ये पहुंचाते हैं उपज में हानि, मतलब फसलों की उपज को कम कर देते हैं, है ना? अब यहां पर हम देखेंगे कि जो प्रतियोगिता करते हैं ना, उसमें जल की हानि कितनी होगी, पोषक तत्वों की हानि किस प्रकार से करते हैं, है ना? स्थान, प्रकाश, ये मैंने बताया था क्या तुमको? प्रतियोगिता करते हैं ना 5 चीजों के लिए, पानी के लिए, पोषक तत्व, अपना दोस्त आ गया था गांव से, टिफिन विफिन खा गया था, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो वो 5 चीजों के लिए जो है प्रतियोगिता करते हैं। दूसरा, इसको वहां ऐड करेंगे अपन, सबसे पहले यहां लिख देंगे उपज की हानि। ठीक है,
फिर और हानियां देख लेते हैं अपन। तो मुझे एक बात बताओ कि खरपतवार कीट एवं रोगों को शरण देते हैं क्या? तो कीट एवं रोग को शरण देना मतलब अपने पास में रखना, है ना। दूसरा, फसलों से प्रतियोगिता करना। तीसरा अपन देख लेते हैं, देखो 3 जगह नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। कृषि में या मृदा के स्वास्थ्य में हानि करते हैं, फिर मनुष्य के स्वास्थ्य में भी हानि पहुंचाते हैं, है ना। और फिर पशुओं, कितने तरह का स्वास्थ्य खराब कर दिया है? 3 तरह का। मृदा के लिए भी हानिकारक है ना। पशुओं के लिए भी हानिकारक है और मनुष्यों के लिए भी हानिकारक है। चलो और भी देखेंगे इनकी हानि, पर अभी इतने देखते हैं। सबसे पहले उपज में हानि। देखो मान लो कहीं 100 वाला था पर 90 ही हुआ, तो हानि कितने की हुई? 10 की हुई है। नहीं हुई, कितनी हानि हुई? 10। अब इस 10 की हानि में 33% योगदान किसका है? खरपतवारों का। तो ये याद रखना, हानि में कितना नुकसान खरपतवारों का है? 33। 26% किसका है? कीट का। 20% किसका है? अगर इन सबको जोड़ दें तो 100% हो जाए, फिर तो 100% हानि होगी, गेहूं पैदा ही नहीं होगा। पर ये इस 10 क्विंटल की हानि का प्रतिशत है, 100 क्विंटल की का। एक तो ये बात समझने वाली, जो अपन हमेशा कंफ्यूज हो जाता है, अपने को लगता है जहां 100 क्विंटल गेहूं होने वाला था, खरपतवार उग गए तो 33 कम हो जाएगा, मतलब 66 67 ही होगा। ऐसा नहीं। कुल हानि अगर 10 क्विंटल की हुई तो जिसमें से 3.3 क्विंटल किसने कम कर दिया? खरपतवारों ने। ठीक है। दूसरा, कीट एवं रोगों को शरण देना। ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, बाकी लिखवा दूंगा बोल के ना। जैसे एक प्रश्न आता है कि गेहूं में रोली रोग को कौन शरण देता है? बताओ कौन देता है? जंगली जई। मतलब खुद नुकसान तो पहुंचा रही है, आतंकवादियों को भी अपने घर में छुपा के रखते हैं। और एक होता है क्वेक घास। इसमें हो सकता है कुछ नाम तुम्हारे लिए बहुत नए हो, पर याद रखना है ना। कौन कौन है बेटा? जंगली जई और क्वेक घास। एक मेलन एफिड आता है। मेलन का मतलब होता है कद्दू वर्गीय। एफिड तो तुम समझते हो, मोइले को कहते हैं। इसको कृष्ण नील, जिसको चिकवीड कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा? चिकवीड किसका नाम है? कृष्ण नील का। पर वो कृष्ण नील लिख के नहीं पूछता है, क्या लिख के पूछता है? चिकवीड लिख के पूछता है ना। फिर बाजरे में अर्गट। बाजरे में अर्गट को कौन देता है शरण? अंजन घास। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सुपरवाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। किसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? एजी सुपरवाइजर के लिए। फिर मक्का में तना छेदक। बथुआ शरण देता है। कौन देता है? बथुआ। तो ये 4 जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट। वहां 6 लिखे होंगे, देखो एक चार्ट वहां भी बना रखा है मैंने तुम्हारी किताब। कितने लिखे हैं? 6 के 7 है। तो 2 कौन से बच गए फिर? बताओ। कद्दू वर्गीय में ये तो मेलन एफिड है ना। और गेहूं में छाछिया, इसको कौन शरण दे रहा है? जंगली जई। और एक और, धान में तना छेदक है। तो ये 2 नहीं भी याद होना तो इनका टेंशन नहीं लेना है ना। जंगली धान। पर ये ऊपर के 4 हमेशा इंपॉर्टेंट है। वैसे लिखने में तो वो टीके दास की किताब पढ़ोगे 20-25 लिखे हुए हैं, फिर अपन भेरू बन जाएंगे, सुपरवाइजर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि आदमी जीवन में एक ही बार अगर भेरू बन गया ना, तो उसको फिर और कुछ बनने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर पानी की हानि। देखो
खरपतवार पानी पी ले अपने बाप का कुछ नहीं जाता, पर खरपतवारों की पत्तियों में और फसल की पत्तियों में अगर हम तुलना करें, मान लो एक तरफ है अपनी फसल की पत्ती, पत्ती की बात कर रहा हूं मैं, पत्ती की बात नहीं कर रहा हूं, ये याद रखना हो। हाँ, है अभी तुम उम्र के उस दौर में हो, तुमको क्या बोलो और क्या सुनाई देता है ना। वो कल सोनू सर कह रहे थे ना, मैं इश्क भी लिखूं तो इंकलाब लिखा जाता है, तो ये 16 साल के पहले की बातें होती है। चलो, अब एक तो पत्ती किसकी है बेटा, फसल की, और दूसरी पत्ती किसकी है, खरपतवार। अब अगर हम देखें तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में पर्णरंध्रों की संख्या खरपतवारों में अधिक होती है। क्या है बेटा, तो खरपतवार की पत्तियों में रंध्र फसल की तुलना में ज्यादा होते हैं। अब ज्यादा रंध्र होने से एक तो फायदा है और एक नुकसान है। इंसानों को तो, किसानों को तो नुकसान ही है, फायदा किसको है, खरपतवार। ये ज्यादा रंध्र होने की वजह से ये खरपतवार CO2 अधिक ले सकते हैं, तो ये CO2 की कम सांद्रता प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तो CO2 का अधिक अवशोषण कैसे करेंगे, ज्यादा रंध्र होने की वजह से। कम CO2 में भी ये काम, फसल में ऐसा नहीं। दूसरा, खरपतवारों में अगर रंध्र ज्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन भी ये भी ज्यादा होगा, इसलिए ये पानी उड़ाते ज्यादा है। इनकी जल मांग तो कम होती है, जिंदगी चलाने के लिए तो कम पानी चाहिए, पर उड़ाने के लिए हाँ ज्यादा पानी उड़ा देते हैं। चलो, तो अपन यहां लिखेंगे, एक शब्द आता है जलोत्सर्जन गुणांक। क्या आता है बेटा, मान लो किसी पौधे ने एक दिन में जितने मिलीलीटर पानी उड़ाया, उसको हमने क्या कह दिया, जलोत्सर्जन गुणांक। अब हमारी फसल की बात करें तो सबसे ज्यादा एवरेज मान लेते हैं अपन ज्वार का, ये होता है शुष्क क्षेत्रों में 430। कितना होता है, अपन मानते हैं कि सभी फसलों में अगर शुष्क खेती में ज्वार हो गई, उसको पानी दिया तो बहुत उड़ा देगी। कितना उड़ा देगी, 430। यही काम अगर खरपतवार करे तो एक खरपतवार आता है कुंदा, ये उड़ाता 556। दूब घास ये उड़ाती है 813। और आता है टेफेरोजिया परप्यूरिया, इसको जंगली नील कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, पर वो जंगली नील नहीं पूछा हुआ है एग्जाम में, क्या पूछा हुआ है, टेफरोजिया पर प्यूरिया। बोलो एक बार, ये कितना पानी उड़ा देता है, 1100। मतलब ज्वार की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक पानी एक दिन में उड़ा सकते, खाली कर देगा मामला पूरी तरह से। तो पानी की हानि इस प्रकार से। पोषक तत्व माना जाता है कि फसल को जितने पोषक तत्व हम देते हैं ना, उसमें से 7 से 20% कौन ग्रहण कर लेता है, खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं। स्थान के लिए प्रतियोगिता करते हैं, है ना, घनी वृद्धि करते हैं। घनी वृद्धि के कारण क्या होता है, वो फसल के पौधों को जगह नहीं देते, प्रकाश नहीं पहुंचते देते हैं, हमारी फसलों के ऊपर क्या कर देते हैं, छाया कर देते हैं। और CO2, तो अधिकतर खरपतवार कैसे होते हैं, C4 पौधे, है ना, जो CO2 का अधिक अवशोषण कर लेते हैं। कैसे कर रहे हैं, इनके रंध्र जो है वो बड़े नहीं है, ज्यादा है, कम जगह में ज्यादा रंध्र है ना। चलो, अब मृदा का स्वास्थ्य अपन देखेंगे, मृदा स्वास्थ्य पे कैसे हानि पहुंचाएंगे। तो एक तो ये खरपतवार जो होते हैं एलिलोपैथिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, एलिलोपैथी। एलिलोपैथी क्या होता है, एक फसल का दूसरी फसल पर, या हम कहें एक पौधे का दूसरे पौधों पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव क्या कहलाता है, एलिलोपैथी, है ना। जैसे जंगली जई अपनी जड़ों से ऐसे रसायन छोड़ती है जो आने वाली फसल जैसे गेहूं और मटर, इनका अंकुरण रोक देती। जैसे एक मोथा बताया मैंने, सफेद मोथा और बैंगनी मोथा,
उसमें से जो सफेद मोथा होता है साइप्रस एस्कुलेंटस, उसकी जड़ों में जो गांठें पाई जाती है मक्का की वृद्धि को प्रभावित करती। आईसीआर 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है ना, तो ये अपने को याद रखना है। चले आगे, चलो। तो जंगली जई और क्वेक घास किसके अंकुरण को रोक रही है बेटा? गेहूं का अंकुरण रोक देती है, कम कर देती है ना। दूसरा क्या नाम बताया था मैंने, याद रख रहे हो? साइप्रस एस्कुलेंटस। इसको हमने क्या नाम दिया? सफेद मोथा। ये किसको रोक रहा है? मक्का की वृद्धि को प्रभावित करना। तो ये क्या होगा? इनके दुष्प्रभाव हो गए, है ना। ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर अपन कुछ एक ही पढ़ेंगे इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मनुष्य स्वास्थ्य में हानि, बताओ। सत्यानाशी क्या करती है? ड्रॉप से ही कर देती है। हाँ, और बताओ। गाजर घास ये क्या करती है? एक तो त्वचा एलर्जी, है ना, इसके परागकण से अगर किसी को एलर्जी है 24 घंटे मर भी सकता है आदमी, है ना। और दूसरा ये करती है अस्थमा। अस्थमा किसको कहते हैं? श्वसन रोग होता है। सांस लेने में जो तकलीफ आती है कुछ लोगों को, गहरी सांस नहीं खींच सकते, खींचो। हाँ, तुमको तो नहीं है। ज्यादातर बच्चे ऐसी गहरी सांस भी नहीं ले पाते, उसको रोक भी नहीं पाते। 1 मिनट तक सांस रोकना ही मुश्किल हो जाता है। जरा जरा सी बातों में घबरा जाते हैं, उनको एक ड्रम ड्रम में बंद कर दो तो भी घबरा जाते। इसकी शादी हो गई लगता है, ड्रम के नाम से डर रहा है ये। तेरे को खबर पता है कि नहीं ड्रम वाली? क्या है? सीमेंट घर पे तो नहीं रखा? शादी हुई क्या नहीं तेरी? नहीं हुई, चल फिर तो सुरक्षित है तू। हाँ। मेरे घर में ड्रम है नहीं शुरू से। मैं इतनी बड़ी कोई चीज खरीदता ही नहीं जिसमें आदमी बंद हो जाए। अरे अपन तो सोए रहते, क्या भरोसा भाई, क्या घटना घट जाए अपने साथ। रिस्क लेना ही नहीं कभी। अरे अपने को थोड़ी मालूम किस बात से नाराज चल रही है बीवी। हाँ, चलो। अभी तुम्हारी शादी होने तुमको पता चलेगा। ये झाड़ू यहाँ क्यों पड़ी है? अरे भाई सुबह सुबह झाड़ू लगाई तो यहाँ पड़ी है। ये बर्तन ऐसे के, अरे मांझे अभी देवी जी, पोछा लगाया है। पोछा यहाँ क्यों रख दिया? अरे अभी लगाया पूरे घर में, तो यहीं रखेंगे क्या? कहाँ है? तुम अपने आप को शेर समझते हो? चलो। सत्यानाशी और गाजर घास, ये समझ में भी आ रहा है क्या तुम्हारे? मुझे ऐसा लग रहा है तुम पूरे एडवर्टाइज ही देखते हो, मेन चैनल तो देख ही नहीं रहे। ये ड्रॉपसी रोग में क्या होता है यार? गंजापन नहीं होता, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुमको। तुम्हारे ये राजस्थान का एग्रीकल्चर पता नहीं किसने लिखा है, इसमें पेलेग्रा भी गंजापन होता है और ड्रॉपसी भी गंजापन होता है, बताओ यार। ड्रॉपसी को हिंदी में कहते हैं जलोदर। क्या कहते हैं बेटा? मुख्य रूप से मछलियों की बीमारी है। किसकी है? मछलियों की। पर जब किसी इंसान या पशुओं के ऊतकों में पानी भरने लग जाए तो सूजन आ जाती है, और उनको जोर से अगर ऐसे दबाया जाए तो उसमें से पानी टपकने लग जाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ड्रॉपसी। तुम मेरी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते हो, तुम गंजापन ही समझोगे जिंदगी भर, इसलिए तो गंजे हो रहे हो धीरे धीरे। यूट्यूब पे दिखा दे, ये देखो। मुख्य रूप से किसकी बीमारी है? मछलियों की। दिख रहा है? अरे नहीं दिख रहा है? यही सूजन को क्या कहते हैं? ड्रॉपसी। गंजापन वंजापन नहीं होता है। अरे मैंने ड्रॉपसी लिख के सर्च किया है, ये देखो।
समझे कि नहीं? मुख्य रूप से किसमें होता है? मछलियों में, है ना? मछलियां फूल जाती है और या तो फिर पेट में पानी भर जाता है, जिसको कहते हैं जलोदर रोग। चलो, फोटो दिखाओ तो इतने खुश होते हैं बच्चे बेचारे। और क्या हानि होती है? जहरीले खरपतवार खा लेने से बीमार हो जाते हैं, दस्त भी लग जाते हैं, है ना? तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। अच्छा, पशुओं के स्वास्थ्य में क्या हानि होती है? बरु यानी जंगली ज्वार। तो जंगली ज्वार खाने से क्या होता है? उसमें HCN होता है और पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत खतरनाक होते हैं भाई खरपतवार। और क्या नुकसान होते हैं? वो कम कर देते हैं। अपन ने देख ही लिया उपज तो। अच्छा, मृदा के मूल्य की कमी हो जाती है, मृदा मूल्य की कमी। इसका मतलब क्या है? मान खरीदने गए और वो खेत बहुत ही खूबसूरत था, नहा धो के खड़ा हुआ था, बिल्कुल साफ, चारों तरफ बाउंड्री बनी है। तो वो खरीदोगे कि वो खेत खरीदोगे जिसमें दुनिया भर के खरपतवार बबूल बबूल उग रहे हैं? साफ वाला खरीदे। तो मृदा का मूल्य कम करते हैं। जहाँ ज्यादा लेंटाना कैमरा उग रहा है, जहाँ खेजड़े उग रहे हैं प्लॉट में, प्लॉट ही नहीं खरीदते हैं लोग, है ना? बोल ही देते हैं यहाँ तो बावड़िया उगी रहे हैं कहीं, नहीं खरीदते। फिर उसको कटवाना पड़ता है, तब प्लॉट 2-3 लाख रुपए महंगा बिकता है। मतलब वो बबुल कितने का पड़ता है आदमी को? 2-3 लाख। तो याद रखना, हमेशा कोई भी चीज बेचना हो ना, मोटरसाइकिल कोई देखने आ रहा तो धो धुआ के बिल्कुल पॉलिश वॉलिश करके रखना। तो 2-5-10 हजार ज्यादा दे जाएगा, है ना? जैसे मेरी कार है ना, एक खटारा रेनो की, तो खान सर के नाम पे ही है, अभी उनकी ही है वैसे, पैसे मैंने दे रखे हैं। तो खान सर ने कहा इसको बेच देते हैं गुरु, मैंने कहा बेच दो। बोले मैं उसको बुला लूं क्वार्टर, उसको बुला लिया। अब वो आया तो कार खड़ी थी बिल्कुल धूल में ढट बिल्कुल। वो आया, उसने चला के देखी बढ़िया, अंदर से बाहर से, फोटो खींचे। वहां गया, बोले 1,90,000 रुपए। मैं कहा नहीं बेचना, चलो ठीक है। खान सर बोले बहुत पैसे कम दे रहा है यार ये। मैंने कहा कम ही देगा यार, पुरानी भी अपनी गाड़ी। फिर मैंने 8-15 दिन बाद उसको बढ़िया धुलवाई, 200-300 रुपए दिए, पॉलिश करवाई टायर वायर पे सब दूर, वो बिल्कुल चकाचक चमकी। मैंने कहा अब बुलाओ उसको। वो आके देख के गया, 2,53,000 रुपए दे रहा हो। वही कार, वही आदमी। वो जो फोटो खींचे, वो जो वहां बैठे रहते हैं दिल्ली विल्ली में, वो फोटो देख के कीमत तय करते हैं गाड़ी। तो अब चकाचक दिखी उसको। पहले उसने मेरे सामने फोन लगा के कहा कि गाड़ी की कंडीशन थोड़ी गड़बड़ है, पुरानी बहुत है। ठीक। दूसरी बार वही 8 दिन 15 दिन बाद वही आदमी आया, नाम नंबर सबसे। बोले गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है, बस खाली फर्स्ट गियर अटकता है, तो वो तो छोटा सा ही मामला है। याद रखना, तुम्हारे भी कोई ससुराल से देखने आए ना, तो ये दाढ़ी वाड़ी कटवा लेना है। ऐसे जीत रहे भूत कोई पसंद नहीं करता आज के जमाने। और फेयर एंड लवली ववली लगवा लेना, थोड़ी बहुत। गोरे तो नहीं दिखोगे तुम हालांकि, पर धुले हुए जरूर दिखोगे। है? ब्यूटी पार्लर नहीं जाना है? तो बताओ यार इसको, तू भी। चलो, तो ये क्या हो गई बेटा अपने खरपतवारों की हानियां। अब मजाक मजाक में अपने पढ़ते पढ़ते 8 स्लाइड पढ़ ली अपन ने, लिखी एक भी नहीं। तो लिखना चाहोगे क्या? लिखो।
आगे बढ़ा दूं? बढ़ा दूं? बढ़ा दे? अरे यार, कैसे बच्चे हो। बढ़ा दूं?
साफ दिख रहा है ना? वेरी गुड। ऑनलाइन वालों आगे बढ़ा दूं?
तो अब लाभ को अपन थोड़ा सा एक बार और डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि लीवर और पीलिया। लीवर क्या होता है? आदमी का जो कलेजा होता है, यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य के शरीर में। वो अगर दिक्कत देने लगे तो इसको हम कहते हैं जॉइंटिस, है ना, पीलिया रोग, जिसमें इंसान के शरीर में पीला रंग बढ़ने लग जाता है। ठीक है। फिर सत्यानाशी का तेल, त्वचा रोग उपचार, वायु सूर्य श्वसन रोग, इसमें कुछ खास है नहीं लिखने जैसा, पढ़ने जैसा। फिर नेक्स्ट आता है अपना मानव श्वास, बथुआ, चौलाई, कॉफी स्वाद, है ना। ऐसा कहते हैं बथुए में फास्फोरस ज्यादा होता है, जंगली चौलाई में नाइट्रोजन ज्यादा होता है ना। जंगली चौलाई में ज्यादा क्या है और बथुए में ज्यादा क्या है? फास्फोरस। फिर कॉफी का स्वाद बढ़ाना, तो जो अपन रेस्टोरेंट में जाते हैं और जो कॉफी पाउडर मिलता है अपने को, वो कॉफी नहीं है, क्या है? कांसनी का बीजों का पाउडर है ना। कई बार वो बीज की जगह जड़ लिख देता है, कांसनी की जड़ों का प्रयोग किया जाता है। उपयोग तो एक ही याद है अपने को कांसनी का कॉफी पाउडर में, है ना। हरी खाद के रूप में सेंजी। हरी खाद के रूप में क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि सेंजी का कुल क्या है? लेग्यूमिनेसी है, और लेग्यूमिनेसी होने की वजह से क्या करेगा? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा। मतलब इसके गुण कैसे होंगे? हमारे दलहनी फसलों जैसे। तो इस कारण से इसका प्रयोग हम कायम करते हैं, हरी खाद। नोबल गन्ना। नोबल गन्ना किसको कहते हैं? सेकेरम ऑफिसिनेरम, है ना। ये घटना अपन वही लिखेंगे जहां अपन गन्ना पढ़ेंगे, यानी बीच में एक्स्ट्रा बड़ा हो जाएगा बीट साइंस इसके चक्कर में। फिर प्रदूषण सूचक का क्या मतलब है? कि कहीं अगर प्रदूषण हो रहा है, जैसे बथुआ जो है ना, ये सल्फर गैसों का प्रदूषण के लिए सूचक पौधों का काम करता है। तो यहां मैं लिख देता हूं साइड में, तुम भी लिख लो कि बथुआ हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड के लिए प्रदूषण सूचक है। जैसे ही बथुए का पौधा ले जाते हैं और अगर कहीं से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही तो वो पौधा तुरंत मुरझा जाता है ना। तो अपने को पता चल जाता है कि यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड लीकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो इसमें से अपने को दुर्गंध तो आएगी ही नहीं और बेहोश अलग हो जाएंगे। कई बार कितने कारखानों, जैसे मिथाइल आइसोसाइनेट निकली थी भोपाल दुर्घटना में, है ना, 1984 में। हाँ, बहुत लोग मर गए। भोपाल गैस कांड नाम है उसका। तो एक यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, वहां पे प्लांट था उर्वरक बनाने का, और उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट नाम की गैस का प्रयोग होता था। तो गैस लीक हो गई, लगभग 10,000 लोग उसमें मर गए, सोए के सोए रह गए, उठे ही नहीं फिर। अभी भी उनके परिवार का केस चल रहा, मुआवजा आधों को मिला आधों को नहीं मिला है। तो ऐसे गंभीर दुर्घटना से बचा जा सकता है। फिर मोथा सुगंधित पौधा है, अगरबत्ती। मोथा बहुवर्षीय पौधा है ना। चलो, धार्मिक कार्यों में प्रयोग। धूप घास गणेश जी चढ़ाते हैं, धतूरा आग शंकर भगवान को, बाड़ या फेंसिंग यानी बागड़ लगाने में, निमेटोड के नियंत्रण में गाजर घास, सजावटी पौधे के रूप में लेंटाना, और जलकुंभी मृदाक्षरण को रोकता है धूप घास। हानिया, तो हानिया तो अपन ने देख ली। ये असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर में पूछा गया एमपी में 2022 में, है ना। कितने प्रतिशत हानि? ये जेईटी में भी आ चुका है क्वेश्चन, तो अपने भी आने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये मान के चलना। फिर कीट और रोग की शरण, तो इसमें से 1, 2, 3 और ये 4, ये ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर नीचे वाले नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा, वैसे आने की संभावना तो बहुत कम है। फिर जलोत्सर्जन गुणांक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, है ना। एक एक पर्टिकुलर प्रकार की फसल जितना पानी उड़ाती है वही उसका जलोत्सर्जन गुणांक है। जो ज्यादा उड़ाएगी उपाधि का नुकसान ज्यादा करती है ना। चलो, अब लिखो खरपतवारों के पौधों में। शुद्ध हिंदी में लिखाऊं कि जो समझ में आए ऐसी हिंदी में लिखाऊं? समझ में आनी चाहिए। खरपतवार के पौधों की पत्तियों में पर्णरंध्रों की संख्या अधिक पाई जाती है। आ गया समझ में? बस इतने। जिसके कारण खरपतवारों के पौधों की पत्तियों में पर्णरंध्रों की संख्या अधिक पाई जाती है, जिसके कारण
वो CO2 की कम सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। वो CO2 की कम सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं एवं अधिक वाष्पोत्सर्जन करते हैं। दोनों लाइन आ गई इसमें। चलो, एलिलोपैथी देखो, एलिलोपैथी एक पौधे का दूसरे पौधे पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव। एक पौधे का दूसरे पौधे पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव क्या कहलाता है? एलिलोपैथी। जैसे अपने गांव में कोई डोकरे रहते हैं ना, उनके घर का कचरा अपने घर लाके फेंक देते हैं। अब ये एलिलोपैथी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक होती है डायरेक्ट एलिलोपैथी या प्रत्यक्ष एलिलोपैथी, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट एलिलोपैथी, परोक्ष एलिलोपैथी, जिसको कहते हैं फंक्शनल एलिलोपैथी। समझा दूं? डरोगे तो नहीं? बच्चों की ये समस्या है कि सर ऐसा पढ़ा देते हैं कि हमको समझ में आने के बाहर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, समझ में सब आएगा। देखो, एलिलोपैथी कितने प्रकार की है? दो प्रकार। एक क्या कहलाएगी? डायरेक्ट। दूसरी क्या कहलाएगी? फंक्शनल। डायरेक्ट को कहेंगे प्रत्यक्ष एलिलोपैथी, है ना? कि मान लो कि कोई पौधा है ए, इसने कोई विष बनाया जो पौधे को नुकसान कर रहा है बी को, तो इसको क्या कह देंगे अपन? डायरेक्ट एलिलोपैथी। फंक्शनल में क्या होता है कि एक पौधा है ए, इसने बनाया एम, ये एम बी को नुकसान नहीं करता है, पर ये एम को जब सूक्ष्म जीव मिल जाते हैं तो ये बना देते हैं कुछ और जेड, और ये जेड जो है ये बी के लिए हानिकारक है। क्या समझ में आया? कि पेट्रोल पंप देश के लिए खतरा नहीं है, पर जो लोग पेट्रोल ले जाके पेट्रोल बम बना देते हैं वो देश के लिए खतरा है। तो यहाँ पेट्रोल बम कौन बना रहा है? तो जब ए से कोई पदार्थ निकलेगा वो डायरेक्ट तो बी को कोई नुकसान नहीं कर रहा है, पर सूक्ष्म जीव उसको जहर बना देते हैं, और वो जाके किसको नुकसान करता है? दूसरे पौधे। इसको कहते हैं फंक्शनल एलिलोपैथी। दोनों को लिखवा दूं? चलो, पहला प्रकार लिखो, डायरेक्ट या प्रत्यक्ष एलिलोपैथी। डायरेक्ट या प्रत्यक्ष एलिलोपैथी। इसमें पहले पौधे के द्वारा छोड़े गए रसायन, इसमें पहले पौधे के द्वारा छोड़े गए रसायन दूसरे पौधे को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है? दूसरे में क्या लिखोगे? फंक्शनल एलिलोपैथी। हिंदी में लिख लेगा? हिंदी इतनी अच्छी है तुम्हारी, हिंदी में फंक्शनल लिख सकते तुम?
फंक्शनल एलिलोपैथी। इसमें पहले पौधे के द्वारा छोड़े गए रसायन, इसमें पहले पौधे के द्वारा छोड़े गए रसायन दूसरे पौधे को हानि नहीं पहुंचाते। या ऐसा लिखो जिसमें इसमें पहले पौधे के द्वारा छोड़े गए रसायन प्रत्यक्ष रूप से दूसरे पौधे को हानि नहीं पहुंचाते, परंतु कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा इन्हें हानिकारक पदार्थ में बदल दिया जाता है। लिखा? सब चले आगे? वेरी गुड। अब अपन पढ़ेंगे खरपतवारों की विशेषता। अच्छा देखो, एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं है ना? जो प्रकृति इसने सभी जीव जंतु और पशु पक्षी जो है खुद से बनाए हैं, है ना? अब इसी को हम भगवान कह लो, इसी को चाहे तो प्रकृति कह लो, इसी को चाहे तो दूसरा कोई और नाम दे दो, पर प्रकृति जो है एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग करती है जिसको अपन जीवन शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन शक्ति। ये जीवन शक्ति पौधों में भी होती है, इंसानों में भी होती है, पशु पक्षियों में भी होती है, जीव जंतुओं में भी होती है ना? अब प्रकृति में एक नियम काम करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उत्तरजीविता का सिद्धांत, है ना? चार्ल्स डार्विन नाम का एक वैज्ञानिक था और उसने कहा था कि इस प्रकृति में केवल वो ही स्पीशीज जिंदा रह पाएगी जो सबसे ज्यादा अनुकूलन कर सकती है, जो अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित कर सकती है, जिसमें संघर्ष करने की शक्ति जितनी ज्यादा है। दूसरा एक और सिद्धांत चल रहा है जिसके बारे में अभी वैज्ञानिक कहने से बच रहे हैं कि यहाँ जितनी भी स्पीशीज है, चाहे पौधे की है चाहे जंतुओं की है, वो इस पूरी पृथ्वी पर कब्जा करना चाहती है। अभी इंसान इसमें सबसे आगे दिखाई दे रहा है। कभी कभी बीच में कोरोना आके बताता है कि हम भी रेस में है ना? जब अपन पूरी प्रकृति को खाली छोड़ देते हैं तो पेड़ पौधे बढ़ने लगते हैं। जैसे गाजर घास चाहता है पूरे भारत पे कब्जा कर लो, जैसे पाकिस्तान वो भी चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लें। तो यहाँ संघर्ष चल रहा है किस चीज का? दुनिया पर कब्जा करने का। तो ये सब तो साइड में छोड़ देते हैं अपन, ये थोड़ी गहरी बातें। अभी मार्केट का माहौल ऐसा है कि जिसने भी गहरी बात की उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो जैसे कल आए थे ना बलराज जी, वो बड़ी बातें कर रहे थे, गहरी बातें कर रहे थे, बच्चों को लग रहा था फालतू बातें कर रहे हैं, प्रदूषण हमने नहीं पढ़ा। तो तुम्हारे प्रदूषण में और उनके प्रदूषण में जमीन और आसमान का अंतर है ना? चलो खैर, उम्र बढ़ेगी, समय से समझ आएगी, है ना? तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो जीवन शक्ति या जो ऊर्जा पौधों को मिली है, जैसे इंसानों को मिली, इंसान भी सबके पास एनर्जी रहता है। कुछ बच्चे एनर्जी को लड़ाई झगड़े में, खेल कूद में व्यर्थ गंवा देते हैं, कुछ बच्चे उसी एनर्जी को पढ़ाई में लगाते अपनी जिंदगी बना लेते। तो वैसे ही पौधे भी। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस जीवन शक्ति को, जो इसकी प्रतिरोधक क्षमता में भी बढ़ोतरी करती, जो इसको कम पानी में भी जिंदा रखती, जो इसको लवणीय क्षारीय मृदाओं में जिंदा रखती, जो इसको कीट एवं रोग प्रतिरोध प्रदान करती, उस शक्ति को बदल के उत्पादन में परिवर्तित कर दिया। काय में कर दिया? तो जो प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स ने काम किया वो क्या किया कि उसी की ताकत इतनी है जितनी पौधे में होना चाहिए, पर उस पौधे की ताकत बढ़ा दी कि तू पूरा ध्यान पुष्पन फलन पे दे, बाकी रोग हम देख लेंगे। तो जैसे जैसे पौधा उत्पादन बढ़ाता है, वृद्धि करता है, वैसे वैसे उसकी शारीरिक संरचनाएं कमजोर होती जाती है। पर खरपतवारों के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी
नहीं हुआ, हम तो उसको उखाड़ देना चाहते हैं, नष्ट कर देना चाहते हैं। प्रकृति में उसके 100 दुश्मन दूसरे भी है और उसको जिंदा रहना है। तो खरपतवार में अनुकूलन हुआ, वो अपने आप में मजबूत, संख्या ज्यादा है, वो विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि खरपतवार आज तक जिंदा कैसे है। गेहूं तो खेती मत करो, 10 साल दुनिया में गेहूं दिखाई ही नहीं देगा। जंगल में दिखा कभी गेहूं का पौधा? क्यों नहीं दिखा? खत्म हो चुके हैं। तो हम जो फसलें उगा रहे हैं वो शारीरिक रूप से कमजोर है, अगर उन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो 8-15 दिन में फ्री हो जाते हैं। खरपतवारों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, अरे देवी टेफेरोजिया के सामने पर प्यूरिया लिखा, पर प्यूरिया 110 कमेंट कर दिए उसने। कहाँ गया टेफेरोजिया, बता दो उसको। और आगे इसमें इसमें चलो, तो इन विशेषताओं में अपन वो ही लक्षणों की चर्चा करेंगे, है ना? कौन से वाले? जो खरपतवारों ने अपने अंदर विकसित कर लिए। तो पहला गुण देखो खरपतवारों का क्या है, बताओ। जो जो समस्याएं खरपतवारों के सामने आई, उन्होंने वैसे ही विपरीत गुण जो है वो पैदा कर ली। जैसे सबसे पहला गुण पैदा किया कि हमारे जब फसलों की बुआई करते हैं तो उनमें अंकुरण बहुत देर से होता है। गेहूं में 5 से 7 दिन, गन्ने में 30 से 60 दिन। मतलब फ्री है किसान, गन्ना भी फ्री है और कोई काम ही नहीं। पर खरपतवारों को मालूम है कि हो सकता है एक ही बारिश मिले जिंदगी में, तो उनका अंकुरण बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब रात में पानी गिरा, सुबह तो घास दिखाई दे जाएगी, है ना? दूसरी बात कि ये वृद्धि भी साथ में करते जाते हैं, पुष्पन भी साथ में करते हैं। देखो गाजर घास इतना, जबकि हमारी फसलों के साथ क्या है कि गेहूं का पौधा पहले तो 3 महीने तो बड़ा ही होएगा खाली, फिर उसको याद आएगा बुढ़ापे में पुष्पन भी करना है यार। पुष्पन करा, बीज निर्माण करते ही मर जाता है। खरपतवार अपनी जिंदगी में कई बार बीज देते रहते हैं, है ना? तो दे आर प्रोलिफिक विद अबंडेंट सीड प्रोडक्शन पोटेंशियलिटी, मतलब इनके अंदर बीज उत्पादन करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अपन ने पढ़ा भी स्ट्राइगा में 0.5 करोड़, जंगली चौलाई में 1,96,000, बथुआ में 72,000। तो वो प्रवर्धन का टॉपिक है, अपन नहीं पढ़ देंगे उसको। फिर दूसरी लाइन कि खरपतवारों में बीजों से तो प्रवर्धन होता है, साथ ही साथ वानस्पतिक प्रवर्धन भी होता है। मतलब ये जड़ से, तने से, पत्तियों से, कंद से, किसी से भी उग जाते हैं। गेहूं उग सकता है पत्तियों से, जड़ से, तने से? नहीं उगता ना। तो ये आगे है क्योंकि ये वानस्पतिक प्रवर्धन भी करते हैं। तो अपन पहली लाइन में तो क्या लिखेंगे कि इनका अंकुरण शीघ्रता से होता है। अंकुरण के साथ पुष्पन भी लिख दूं क्या? इनका अंकुरण पुष्पन शीघ्रता से होता है ना? ये भारी मात्रा में बीजों का निर्माण करते हैं। बीज के साथ वानस्पतिक प्रवर्धन भी करते हैं। कितनी लाइन हो गई? 3। प्रवर्धन का मतलब क्या होता है? नए पौधे तैयार करना। जैसे अब लिखना नहीं है ना, ये आखिरी में लिखना, बाद में। फिर जैसे अपन बात करें इधर कि बीज से प्रवर्धन किन खरपतवारों का होता है और वानस्पतिक प्रवर्धन किन खरपतवारों का होता है। प्रवर्धन मतलब अपने ही समान पौधों को जन्म देना। तो सबसे ज्यादा कौन बनाता है बीज बेटा? स्ट्राइका। स्ट्राइका कितने बीज बनाता है? 0.5 करोड़, यानी 50 लाख बीज प्रति पौधा। एक ही बार में जिला। दूसरा होता है जंगली चौलाई। जंगली चौलाई कितने बीज बनाता है? 1,96,000 बीज प्रति पौधा। बथुआ कितने बनाता है?
बथुआ बनाता है 72,000। ज्यादा नहीं हो गई? अमरबेल 16,000। गेहूं 10,000। और गाजर घास वैसे तो 1 लाख तक बना सकता है, पर अगर है ना। वैसे वानस्पतिक प्रवर्धन कोई पूछे काय से करते, जड़ से कर लेते हैं, तने से कर लेते हैं, पत्तियों से कर लेते हैं, है ना। और काय से कर लेते हैं? कंद से। कंद मतलब प्रकंद, राइजोम। अच्छा, ट्यूबर्स। अंग्रेजी लिख देता हूँ और हिंदी में फिर तुम कंफ्यूज रहो। यहाँ लिख दो ट्यूबर, है ना। यहाँ लिख दो राइजोम। और काय से कर सकते हैं बेटा? ऑफ शूट से। तो जड़ से, तने से, पत्तियों से, ट्यूबर से, राइजोम से, ऑफ शूट से, स्टोलन से, या रनर्स से। अब जैसे जड़ से पूछे तो क्या उत्तर लगा देंगे? हिरणखुरी। किस खरपतवार का प्रवर्धन जड़ों से होता है? हिरणखुरी का। तने से किसका होता है? अमरबेल का होता है। पत्तियों से किसका होता है? पत्थर चट्टा। ये 3 तो हो गए मोस्ट आईएमपी। फिर इसके अलावा ट्यूबर राइजोम से पूछे तो अपन क्या बता देंगे? मोथा। पहले ट्यूबर ढूंढना है, अगर नहीं मिल रहा है तो क्या लगा सकते हैं? राइजोम। राइजोम में अगर कांस मिल रहा है तो पहले क्या लगाएंगे? कांस। कांस नहीं मिल रहा है तो मोथा भी लगा। ऑफ शूट से किसका होता है? जल कुंभी का, है ना। रनर्स या स्टोलन से किसका होगा? दूब घास का। और पुष्प कलिका से किसका होगा? गाजर घास का, है ना। अब इसको याद कैसे करेंगे? पहले बीज देख लिया, फिर जड़ देख लिया, तना, पत्ती, फूल, है ना। गाजर घास की एक पुष्प कलिका में 5 बीज होते। तो ये टॉपिक क्या कहलाएगा? खरपतवारों का प्रवर्धन। चलो वापिस इधर आ जाते हैं अपन। 3 नियम हो गए, गुण। पहला, इनका अंकुरण पुष्पन ज्यादा होता है, भारी मात्रा में बीजों का निर्माण करते हैं। भारी मात्रा देख ली। वानस्पतिक प्रवर्धन करते हैं, वानस्पतिक प्रवर्धन भी देख लिया। अब इनमें लंबी सुषुप्ता अवस्था पाई जाती। क्या पाई जाती है? सुषुप्ता अवस्था पाई। जैसे सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? हिरणखुरी। कितनी पाई जाती है बेटा? 50 से 60 वर्ष। कितनी पाई जाती है? 50 से 60 वर्ष। ये दिख जाएगा तुमको इसके पीछे। पचास से 60 वर्ष की सुषुप्ता अवस्था। अच्छा, बथुआ में कितनी पाई जाती है? 40 वर्ष की सुषुप्ता। कितनी? मतलब हिरणखुरी उखाड़ने जाओ और वो कहते गए हाथ मत आया, तेरे दादाजी की उम्र की हूं मैं। हाथ में डर जाए बेचारा। इनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती है। जैसे हिरणखुरी की जड़ें कितनी जा सकती है? 20 फीट तक। कितनी गहरी जा सकती है? और मोथा की 5 से 7 फीट। कितनी जा सकती है? 5 से 7। तो ये तो अपना कुआ खुद खोदो.com। अरे बाहर तो जरा सा दिखता है हिरणखुरी पौधा, नीचे 20 फीट तक रहता है। बहुत खतरनाक है भाई ये। बेटा तुम्हारे परिवार में रिवाज होगा ऐसा, है ना। हमारे यहाँ तो नहीं है यार। चल, और इस बात में मैं तो कोर्ट से भी निकलवा सकता हूँ एक झटके में, याद रखना। आइंदा से ऐसा मत करना कभी गलती से भी। चलो चले आगे। तो जड़ें कितनी गहरी जाती है बेटा? फीट और 7 फीट। अब क्या करे बेचारे, परवरिश का भी तो अंतर आता है कि नहीं आता है यार। कोई पढ़े लिखे परिवार में पैदा होता है, कोई चारों तरफ वही माहौल देखता है, और रह भी गांव में रहे अपन। तो कुएं के मेंढक के लिए तो आसमान गोल ही होगा के। हाँ चलो,
पौधों की संरचना भी फसलों से मिलती है। अपन समझेंगे, जैसे गेहूं में गेहूं सा किसकी संरचना मिल रही है? से मिल रही है गेहूं की गेहूं से, गेहूं की गेहूं सा से। और बीज की संरचना किसमें मिलती है? सरसों में मतलब पौधे से पौधा किसका समान दिखाई दे रहा है? गेहूं में गेहूं सा, जई में जंगली जई, जिसको अपन नकलची खरपतवार के रूप में पढ़े, है ना। और बीज से बीज की संरचना किसमें दिखाई दे रही है? जैसे सरसों में सत्यानाशी बरसी में घास नहीं, आपत्तिजनक बीज खास कर, है ना। तो पौधों और बीजों की दोनों की संरचना। अब इनमें ये नियम सब पे लागू होते हैं ऐसा आवश्यक? कुछ पौधे फसल के पौधों जैसे दिखाई देते हैं, कुछ पौधों के खरपतवारों के बीज फसल के, कुछ लगाना जरूरी है, सब पे लागू नियम नहीं है। फिर देखो अधिकतर खरपतवार C4 होते हैं। कैसे होते हैं? इससे क्या फायदा है? इनकी जल उपयोग दक्षता ज्यादा है, साथ ही साथ ये CO2 की कम सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। कीट प्रतिरोधी होते हैं, रोग प्रतिरोधी होते हैं, कम जल मांग वाले होते हैं। कीट एवं रोग प्रतिरोधी और कम जल मांग। लवणीय क्षारीय मृदाओं में उग सकते हैं, मतलब विपरीत परिस्थितियों को झेल सकते हैं। जहां कोई नहीं उगता वहां भी खरपतवार उग जाते हैं। तो ये और ये 2 स्लाइड और लिखना पड़ेगी। समय लगभग हो चुका है, 7 मिनट और पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा, फिर 10 मिनट बाद सर आ जाएंगे, है ना। कौन सी बेच है तुम्हारी? जी मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? अगर तुमको लगे ना तो मुझे बता देना। 2 तरह के बच्चे रहते हैं, एक जिनके अंदर कैपेसिटी रहती है ज्यादा पढ़ने की, वो तो पढ़ लेते हैं। जिनकी कैपेसिटी कम रहती है वो डर के मारे भाग जाते हैं। भागना नहीं है, मेरे को बता देना, मैं कम कर दूंगा।